नमस्कार विद्यार्थियों। मौलिक अधिकारों का जो व्यवस्थित प्रावधान है उसको अध्ययन करने के साथ साथ हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ हैं वो बच गई, उनको हम इस वीडियो में ले रहे हैं। जैसे आर्टिकल 22 है, उसमें संवैधानिक प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करना, यानी वह गिरफ्तार किया है तो उसके कारण क्या रहे। तो इसमें किसी व्यक्ति को मनमानी रूप से बंदी नहीं बनाया जा सकता। बंदी बनाए गए व्यक्ति को बंदी के कारणों की सूचना दी जाएगी एवं 24 घंटे के अंदर अंदर उसको कोर्ट में, न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा एवं उसके बंदी बनाने के कारण को स्पष्ट किया जाएगा। इसी में दूसरा है निवारक निरोध में बंदी व्यक्तियों के लिए जिन्हें मूल अधिकार के रूप में अनुच्छेद 22(4) से 22(7) तक प्रदान किए गए हैं। इसके अंतर्गत वे अपने निवारक निरोध का कारण जान सकेंगे एवं अपनी सहायता के लिए वकील भी कर सकेंगे। तो ये अनुच्छेद 22 में इस तरह से प्रावधान संवैधानिक दृष्टि से किया गया है कि निवारक नज़रबंदी या किसी को गिरफ्तार किया है तो उससे संबंधित प्रावधान, क्योंकि कई बार अनावश्यक रूप से जो गिरफ्तार किया गया है उसकी उचित स्थिति नहीं है, फिर भी तो इनमें न्यायालय की दृष्टि से कई विवाद खड़े हो जाते हैं। उसको देखते हुए सरकार ने इसमें इस तरह के अधिनियम बना करके कानूनी जो तथ्य हैं उनके माध्यम से इस अनुच्छेद 22 को और स्पष्ट किया है कि किसी को बंदी बनाना, उसके लिए किस तरह से किन किन नियमों के अंतर्गत उनको स्पष्ट करना है। जैसे इसमें जो निवारक नज़रबंदी के प्रकार हैं, वह किसी व्यक्ति को 3 महीने तक निवारक नज़रबंदी में रखा जा सकता है। किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक भी निवारक नज़रबंदी में रखा जा सकता है। एवं 22(7) में संसद को यह शक्ति है कि वह किसी व्यक्ति को अधिकतम समय के लिए नजरबंद रखने के लिए विधि निर्मित करे। संघ सरकार द्वारा बनाए गए कुछ निवारक नजरबंदी कानून हैं, उनको हम यहाँ वर्णन कर रहे हैं। भारत में निवारक नजरबंदी का पहला कानून बंगाल अधिनियम 1818 में किया गया था, ये ध्यान रखने वाला तथ्य है। फिर है भारत रक्षा अधिनियम 1939 जो स्वतंत्रता के बाद भी लागू किया गया था। 1818 में बंगाल अधिनियम, 1939 में भारत रक्षा अधिनियम, फिर 1950 में निवारक निरोध अधिनियम। यह स्वतंत्र भारत का पहला नजरबंदी कानून था। यानी प्रश्न ऐसे आता है लघुत्तरात्मक दृष्टि से कि 1950 में निवारक निरोध अधिनियम बनाया गया, वह भारत का कौन सा कानून था? तो वह पहले नंबर का नजरबंदी कानून था। ऐसे ही सन 1971 में इंदिरा गांधी ने मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट MISA का निर्माण किया, जो 44वें अमेंडमेंट द्वारा 1978 में समाप्त कर दिया। यानी प्रश्न ये आता है कि मीसा जो कानून बनाया गया था 1971 में इंदिरा गांधी द्वारा, उसको कब समाप्त किया गया? तो ध्यान रखें 71 में इंदिरा गांधी ने बनाया एवं उस मीसा को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में समाप्त कर दिया गया। फिर है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974 COFEPOSA, ये इसका नाम है। C से कंजर्वेशन, O से ऑफ, F से फॉरेन, E से एक्सचेंज, P से प्रिवेंशन, O से ऑफ, S से स्मगलिंग और A से एक्टिविटीज एक्ट 1974 बनाया गया। फिर है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA 1980 में बनाया गया। इसके बाद बनाया गया प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ एक्सेजनल कमोडिटीज एक्ट 1980। इस तरह से इसका निर्माण किया गया 1980 में।
फिर बनाया जिसका नाम है, जो प्रमुख जो चर्चा में रहा है, टाडा, TADA, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज, TADA, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1985, टाडा। और इसको 1995 में समाप्त कर दिया गया। 85 में बनाया गया और 95 में इसको समाप्त किया गया। फिर है प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1988 में इसका निर्माण किया गया। अभी भी ये लागू है। इसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म, POTA एक्ट, POTA। जब ये POTA कानून बन गया, उससे पहले जब अध्यादेश था तब इसका नाम था POTO, पोटो, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस, अध्यादेश के नाम से। जब ये कानून बन गया, एक्ट बन गया, तो इसका नाम हो गया POTA, पोटा। इसको भी भारत सरकार ने समाप्त कर दिया है। वर्ष 2005 में नया आतंकवाद विरोधी कानून बना है। तो इस तरह से ये अकादमिक परीक्षाओं एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से ये छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। इनको अपनी स्मृति में रखना बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रखता है। और इसी में जब हम देखते हैं कि संपत्ति के अधिकार का जो बिंदु है वह अपने आप में कई बार भ्रमित करता है कि वास्तविक तौर से इसका क्या प्रावधान था और अब वर्तमान में है। तो ध्यान रखें, अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार है उसे समाप्त कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत के मूल संविधान में 31 अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(1)(f) में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख था। अनुच्छेद 31 में वर्णित प्रावधान ये थे, सरकार किसी भी व्यक्ति के संपत्ति को लोक प्रयोजन के लिए अधिग्रहित कर सकती थी। पहले का ये प्रावधान है। संपत्ति अर्जित करने के एवज में सरकार द्वारा मुआवजे का प्रावधान किया गया था। इस तरह से ये प्रावधान इसमें किए गए थे। फिर संपत्ति के अधिकार से संबंधित जो तथ्य हैं वो है, निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए आरंभ से ही संपत्ति के अधिकारों को सीमित किया गया और पहले संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31A और अनुच्छेद 31B को जोड़ा गया। अनुच्छेद 31A में भूमि सुधार से संबंध में यदि राज्य के द्वारा विधि का निर्माण करके भूमि को अधिग्रहित किया जाए तो मूल अधिकारों में वर्णित अनुच्छेद 14, 19 और 31 का उल्लंघन किया जा सकता है। फिर है इसमें 9वीं अनुसूची में संविधान संशोधन द्वारा यह निर्माण किया गया। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी किसी भी मामलों को सम्मिलित करके न्यायिक पुनरावलोकन से बचाया गया। इस सूची में सम्मिलित विषयों को इस आधार पर अवैध नहीं किया जा सकता। फिर है अनुच्छेद 25वें संविधान संशोधन को न्यायपालिका में चुनौती दी गई, जिसका निर्णय केशवानंद भारती बार 1973 में दिया गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को पूर्णतया भाग 3 से हटा दिया गया और अब भाग 12 के अनुच्छेद 300A में इसको सम्मिलित किया गया है। यानी इसको भाग 3 से हटा करके और भाग 12 के अनुच्छेद 300A में सम्मिलित किया गया। ये ध्यान रखने वाला बिंदु है कि वर्तमान में जो हटा दिया गया संपत्ति का अधिकार है उसका अब कहाँ पर स्थापित किया गया प्रावधान है, तो वह है अनुच्छेद 300A भारत के संविधान के भाग 12 में। इसी तरह से महाराज माधवराज सिंधिया बात को मूलतः प्रिवी पर्स बात के नाम से भी जाना जाता है। तो संपत्ति के कुछ इस तरह के तकनीकी भरे बिंदु हैं, उनका अध्ययन करना अत्यावश्यक है। देखिए, इसमें जो बचे कुछ संपत्ति मूल अधिकार के रूप हैं। यदि किसी किसान की भूमि सीलिंग की सीमा के अंदर है तो यदि राज्य उसकी भूमि का अधिग्रहण करेगा तो उसे बाजार दर पर राशि प्रदान करनी होगी। ये नए प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान में।
यानी सीलिंग प्रोसेस में अगर जा रही है किसी किसान की भूमि, तो उसको अधिकृत करते समय जो बाजार दर पर जो राशि डीएलसी फिक्स होती है उसको उन्हें प्रदान किया जाएगा, परंतु मकान के मामले में उसे राशि प्रदान करना आवश्यक नहीं है। यदि किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की भूमि अधिकृत की जा रही है तो राज्य द्वारा उसका भुगतान बाजार दर पर किया जाना होगा। इस तरह से ये संपत्ति के अधिकार का विश्लेषण हमारी स्मृति में होना बहुत ही अत्यावश्यक है। और इन मौलिक अधिकारों से संबंधित दो ऐसे विवाद हैं या वाद हैं जिनमें कई वर्षों से इस तरह की डिबेट चलती आ रही है। एक है गोलकनाथ 1967 का विवाद, गोलकनाथ वाद। ये मुकदमा 1967 में किया गया, न्यायपालिका का जिसमें निर्णय दिया गया गोलकनाथ बनाम केरल राज्य। गोलकनाथ वाद में 11 न्यायाधीशों की पीठ ने ऐतिहासिक निर्णय दिया कि मूल अधिकार अत्यंत पवित्र एवं महत्वपूर्ण हैं जिनका संशोधन नहीं किया जा सकता। इस तरह से 1967 में गोलकनाथ वाद में स्पष्ट किया गया कि मूल अधिकारों की जो आत्मा है, उनका जो पवित्र स्वरूप है, उसको किसी भी स्थिति में संशोधित नहीं किया जाएगा। इस बाद में न्यायपालिका ने अनुच्छेद 13(2) में वर्णित विधि एवं संविधान संशोधन विधि अनुच्छेद 368 के अंतर को समाप्त कर दिया गया। अतः संविधान संशोधन विधि द्वारा भी मौलिक अधिकारों का संशोधन नहीं किया जा सकता, यानी मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार का संशोधन करना बड़ा ही दुष्कर कार्य है। फिर है केशवानंद भारती वाद। ये लिटिगेशन 1973 का है, न्यायपालिका का इसमें निर्णय दिया गया मूल अधिकार वाद। इस बाद में न्यायपालिका ने गोलकनाथ के निर्णय को पलट दिया और 25वें संशोधन को चुनौती दी गई। न्यायपालिका के अनुसार संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करती है, लेकिन उसमें मूल अधिकार भी शामिल हैं। फिर इसमें पलट करके जो न्यायपालिका ने दिया उसमें है, इस बाद में न्यायपालिका ने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया। आधार यानी संवैधानिक दृष्टि से उसमें आप संशोधन कर सकते हो, लेकिन उसके आधारभूत ढांचे से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। तो आधारभूत ढांचे में जो भाग जो दिया गया है उसको संशोधन करना असंभव है। मौलिक अधिकारों में जो भाग संविधान के आधारभूत ढांचे में है उसका संशोधन नहीं किया जा सकता। इस बाद में उच्चतम न्यायालय ने पहली बार किसी संविधान संशोधन को निरस्त किया था। इस बाद में न्यायपालिका ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन प्रक्रिया या शक्ति पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। इसी तरह से ये और भी कई विवाद हैं, इस तरह के लिटिगेट चले, लेकिन इनमें जो मूल रूप से केशवानंद वाला प्रमुख है, या तो शंकरी प्रसाद का भी है, मिनर्वा मिल्स का भी है 1980 का। इस तरह से कई प्रकार से दिए गए हैं, लेकिन इतना ही बहुत है।